हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी पोर्ट की क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 8 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। तो बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स मतलब जो दो वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम था, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसके बारे में हमको देखना है। तो हमको क्या देखना है? रशिया के बारे में, जिसमें हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। ग्रेट डिप्रेशन मतलब एक आर्थिक मंदी आई थी जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, उसके बारे में हमको जानना है। तो as the first war came to close, a revolutionary was swept across Europe, toppling the dictatorship and old monarchy. The process started in 1917 with Russian Revolution that forced Tsar Nicholas to abet. तो जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो क्लोज आते जा रहा था, ठीक है, तो एक रेवोल्यूशनरी वेव, एक रेवोल्यूशनरी एक क्रांति फैली हुई थी यूरोप में, जिसमें जितने भी डिक्टेटर्स हैं और मोनार्चीज हैं उनको हटाया जा रहा था। टॉपलिंग मतलब हटा देना। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? 1917 में, जब रशियन रेवोल्यूशन जो है उसने फोर्स किया कि सार निकोलस जो है, ठीक है, रशिया में जो रेवोल्यूशन आया, जो क्रांति आई, उसके कारण सार निकोलस जो है उसको हटा दिया गया। द वेव स्लोली एनग्लेव्ड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया, टर्की एंड अदर कंट्रीज लीडिंग टू डिसमेंटलिंग ऑफ देयर मोनार्चीज। तो ये जो वेव है, ये जो एक को देख के दूसरे का करने का जो काम है, ये धीरे धीरे क्या है, जर्मनी और ये सारी कंट्रीज में फैलता गया। रशिया एक्सपीरियंस सेकेंड रेवोल्यूशन इन अक्टूबर 1917 विच शो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो रशिया ने एक सेकेंड रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस किया, कब? अक्टूबर 1917 में, जिसमें क्या हुआ, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो नो अदर यूरोपियन कंट्री एम्बैस कम्युनिज्म और सोशलिज्म बट दे ऑल ओपन द डोर टू डेमोक्रेसी। लेकिन क्या हुआ, रशिया को छोड़ के और किसी भी कंट्री ने, कोई भी यूरोपियन कंट्री ने कम्युनिज्म या सोशलिज्म को बढ़ावा नहीं दिया। एम्ब्रेस मतलब बढ़ावा देना, बढ़ावा नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को उन्होंने रास्ता दिखाने की कोशिश की। लेकिन जर्मनी अडॉप्टेड वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन विच गेव ऑल अडल्ट्स मेल एंड फीमेल, रिच और पुअर एंड द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड वोट। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि ये प्रिपेयर किया गया था वाइमर सिटी में। तो उसने वहाँ पे सारे जो अडल्ट्स हैं, जैसे कि मेल फीमेल, जितने गरीब अमीर हैं और जितने लोग जो है वहाँ पे कॉन्टेस्ट या इलेक्शन वो कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट या इलेक्शन हो रहा है, उसमें वोट करने की आज़ादी दी। बट द वाइमर रिपब्लिक remained under constant tension because on the one hand victorious allied power kept pressurizing it to implement the term of Versailles Treaty, while on the other seething anger the general people against the humiliating terms of the treaty kept boiling over. तो ये जो वाइमर रिपब्लिक है ये थोड़ा कांस्टेंट टेंशन में रहा। क्यों कांस्टेंट टेंशन में रहा? क्योंकि जो विक्टोरियस एलिड पावर थे, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इन्होंने वर्साइलेस ट्रीटी साइन करवाई थी 1919 में, ठीक है। इसके बारे में हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो वर्साइलेस ट्रीटीज है उसको वो फोर्स कर रहे थे, ये जो एलिड पावर्स हैं ये इसको फोर्स कर रहे थे कि आप वर्साइलेस ट्रीटी को जर्मनी में फॉलो करवाइए। तो ये जो वर्साइलेस ट्रीटी है उसमें क्या बोला गया था? उसमें ये बोला गया था कि जर्मनी को जर्मनी को जो भी वॉर में क्षति हुई है उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे बाकी कंट्रीज को। साथ ही साथ में वो कोई अपने वॉर्स और वेपन्स नहीं बना सकता, अपनी आर्मी नहीं बना सकता, जितनी टेरिटरीज उनके पास थी उसको वापस देना है जो उन्होंने हथिया के रखी थी। तो ये सारी चीज़ें वर्साइलेस ट्रीटी में बताई गई थी। तो और ये वर्साइलेस ट्रीटी में बहुत ही हद तक जो जर्मन पीपल है उनको ह्यूमिलेट किया गया था, उनको अपमानित किया गया था। तो ये एक रीज़न था जर्मनी में बहुत ज़्यादा एंगर का, इसके कारण लोग वहाँ पर बहुत ही गुस्सा थे। अब टर्की में क्या हो रहा था? इन टर्की a democratic and secular government was installed on October 29, 1923 under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, toppling the old Ottoman Sultan which considered itself to be the caliphate of Muslim world. तो अब टर्की में क्या हो रहा था? डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट इंस्टॉल हुआ था, कब? अक्टूबर 29, 1923 में। और इसके लीडरशिप कौन था? मुस्तफा केमाल अतातुर्क। तो इन्होंने क्या किया, जो ओल्ड ओटोमान सुल्तान था जिसने अपने आप को मतलब राजा, कैलिफेट मतलब सबसे उच्च बताया था, बता के रखा था कि मैं बहुत उच्च हूँ, सबसे मुसलमान वर्ल्ड में सबसे मेन मैं ही हूँ। तो इस ओटोमान सुल्तान को हटा के उन्होंने अपना वहाँ पे जो है सेक्युलर और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया था। तो अतातुर्क बिगैन इंडस्ट्रियलाइजिंग
his country introducing democratic law instead of Muslim Sarif law and setting up modern education system for boys and girls instead of religious मदरसा। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है मुस्तफा केमल अतातुर्क, ठीक है, 1881 से 1938 के बीच ये जीवित थे और ये फाउंडर कौन थे, मॉडर्न टर्की के और फादर ऑफ टुक्स कहा जाता है। तो इसका आप देखिए ड्रेसिंग, ठीक है, इन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहने और ऊपर से टर्की की जो कैप है उसको पहन के रखा है। तो इन्होंने क्या किया, अतातुर्क ने क्या किया, इन्होंने जो कंट्री है उसको जो टर्की है उसको इंडस्ट्रियलाइज करना चालू किया। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ये लेके आए बॉयज़ और गर्ल्स के, जो कि पहले कहाँ पढ़ते थे, ट्रेडिशनल मदरसा में पढ़ते थे, और मुस्लिम का जो शरीक लॉ है उसके जगह पे उन्होंने डेमोक्रेटिक लॉ लेके आए। तो दिस प्रोग्रेसिव स्टेप लेड द वे फॉर फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग टर्की फ्रॉम इस्लामिक एम्पायर टू मॉडर्न स्टेट। तो इन्होंने जो ये अच्छे कदम उठाए, प्रोग्रेसिव मतलब जिससे उन्नति हो सके, इस तरीके के जो स्टेप्स उठाए, उससे क्या हुआ, जो टर्की जो एक इस्लामिक एम्पायर था वो एक मॉडर्न नेशनल स्टेट में बदल गया। बट मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर सून एनगल्फ्ड बाय द इकोनॉमिक रिसेशन व्हिच बिगैन इन 1929। अब धीरे मतलब जल्दी ही क्या हुआ, जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में वो इकोनॉमिक रिसेशन में आ गए, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आर्थिक मंदी आ जाती है, फैक्ट्रीज बंद होने चालू हो जाते हैं, लेबर्स के पास काम नहीं होता है, व्यापार अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये कब हुआ, 1929 में, और बहुत सारी कंट्री इसके चपेट में आ गए। तो इससे जो है उनकी इकोनॉमीज जो है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और बहुत हद तक लोग जो है वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो जर्मनी विच वॉज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद द डैमेज डन बाय वर्साइलेस ट्रीटी फेस्ड एन इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। अब जर्मनी जो पहले ही वॉर का मार झेल रहा था, ठीक है, वर्साइलेस ट्रीटी के कारण उसको और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो इकोनॉमिक क्राइसिस में, ये जो डिप्रेशन है उसमें और हद तक बर्बाद हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द क्राइसिस, हिटलर एंड हिज नाजी पार्टी केम टू पावर एंड सून began brutally suppressing the opposition party and other workers organization in the country। अब इसका एडवांटेजेस लेते हुए ये जो वर्साइलेस ट्रीटी है और जो क्राइसिस आया है, डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, उसके चलते हिटलर और उनकी नाजी पार्टी जो है उसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश किया और पावर पे आ गए। तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से जो है वहाँ पे लोगों, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनको सप्रेस करना चालू किया, उनका विरोध करना चालू किया, उनको हटाना चालू किया, और वर्कर्स जो थे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के उनको। तो ही लॉन्च द विक्सियस pogrom against Jews and slowly began violating the terms of Versailles Treaty, stepping up his preparation for a war to establish his sovereignty over the war। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक विस्कस प्रोग्राम, मतलब एक कूटनीति वाला प्रोग्राम, क्योंकि वो जूइश जो पीपल थे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा उनको हेट्रेड था उनके लिए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम लेके आए जिसमें उन्होंने जो वर्साइलेस जो है जूइश को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करना चालू कर दिया, और धीरे धीरे जो भी वर्साइलेस ट्रीटी में लिखा हुआ था उसका वो विरोध करने लग गए, और उन्होंने वॉर की तैयारी चालू कर दी ताकि वो पूरे विश्व में अपना दबदबा बना सके। तो वर्साइलेस ट्रीटी का जो भी पॉइंट्स है, जैसे मिलिट्री उनको नहीं बनाने की इजाज़त थी जर्मनी को, लेकिन इन्होंने जर्मनी में मिलिट्री बनाना चालू कर दिया, आर्म्स का मैन्युफैक्चर चालू कर दिया, और इनका जो स्टार्टिंग में तो हिटलर का यही था कि मैं जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है जर्मनी के इसको सुधार लूंगा। इन दोज डेज ब्रिटेन एंड अमेरिका वेर एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। और उसी समय ब्रिटेन और अमेरिका में नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वो एक नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट लेके आने वाले थे, उसको क्या कहा जा रहा था, वेलफेयर स्टेट कहा जा रहा था, और इसको उस समय इसका इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पे हो रहा था। दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स सिटीजन विजुअलाइज्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इन द वेलफेयर स्टेट डेमोक्रेटिक राइट्स, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, मल्टी पार्टी सिस्टम, फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया,
independent media, etc. were extended to include all equal opportunity to all citizens, right to education, health, providing employment for the people, helping the elderly, sick and destitute, etc. So Britain and America were able to survive Great Depression of 1929 by adopting this welfare means. तो ब्रिटेन और अमेरिका जो है ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, उससे वो उभर गए 1929 में, क्योंकि उन्होंने ये वेलफेयर स्टेट अप्लाई किया। तो इस वेलफेयर स्टेट में क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन की, जो आज की डेट में जो डेमोक्रेसी होती है उसके सारे पॉइंट्स इसमें थे। तो इसमें जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनकी हम देखभाल करके रहें, लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मिला, राइट टू वोट मिला, डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें जो है, जो एल्डरली है, सिक है और जो डिस्टिट्यूट है, जो काम करने वाले योग्य नहीं है, जो मजबूर लोग हैं, उनकी सहायता की जाए। अब उसके बाद हमको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में स्टार्ट करना है। तो प्री रशिया वॉर, तो रशिया जो वॉर से पहले जो रशिया का की क्या हालात थे, क्या टर्म्स थे। तो बाय 1914 रशिया वाज अ वास्ट एम्पायर दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोपियन एंड एशियन कंट्री। तो अगर हम रशियन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उससे पहले की अगर हम बात करें तो रशिया जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर था, और वो एम्पायर कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड था, यूरोप और एशियन कॉन्टिनेंट तक स्प्रेड था। तो रशियन गवर्नमेंट रूल्ड ओवर डाइवर्स रीजन इनहेबिटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड एथनिटिक्स। तो रशियन गवर्नमेंट कैसे रूल करती थी, उसके जो रीजन्स थे, उसके जो डाइवर्स रीजन था, अलग बहुत हद तक रीजन्स थे, तो वहाँ पे लोग डिफरेंट रिलीजन्स के, लैंग्वेज के, कास्ट के, कल्चर के वहाँ पे रहते थे। द पावर इन हिज हैंड लेस इन द हैंड ऑफ एलाइट land owning classes who were led by autocratic Tsar Nicholas II, who prolonged by Romanov dynasty. Most of the high official of this empire were wealthy landlords from the noble families. अब ये जो रशियन गवर्नमेंट थी, रशियन रूल था, वो किसके हाथ में था, उस समय के जो रईस लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनके हाथ में था। और उनका लीडर कौन था, निकोलस II, जो कि रोमनोव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो सार, ठीक है, सार निकोलस II। तो सार क्या है, जैसे हम टाइटल देते हैं मिस्टर मिसेस, वैसे ही स्टार होता है, सार होता है टाइटल रशियन गवर्नमेंट में। तो ऑटोक्रेटिक मतलब पुश्तौनी, ठीक है, पुश्तौनी ये जो है यहाँ पे रूल करते आ रहे थे, और रोमनोव डायनेस्टी के लोग थे। तो मोस्ट ऑफ द हाई ऑफिशियल ऑफ द एम्पायर जो थे, कौन थे, wealthy peoples थे। In Russia, peasants who cultivated the land lived in serfdom until 1861. These serfs were bond vassals who were prohibited from pursuing an alternative occupation or leaving their village without the permission of their land. तो अब रशिया में जो peasants थे, जितने भी लैंड ओनर्स थे, वो खेती किससे कराते थे, जो मजदूर जैसे कराते थे, उनको क्या बोला जाता था, सर्फडॉम कहा जाता था। तो ये सर्फडॉम कैसे होते थे, ये एक टाइम तक, जब तक आपके पास वो ज़मीन है तब तक वो उसी खेत पे काम करेंगे, ठीक है। उनके पास कोई परमिशन नहीं होती कि वो गांव छोड़ के चले जाएं और दूसरा अल्टरनेट मतलब दूसरा ऑक्यूपेशन देख ले, दूसरा काम देख ले। उनको लैंड और हर चीज़ के लिए उनको लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ती थी। और ये जो सर्व्स थे, ये बिल्कुल मतलब एक बांधित मजदूर के जैसे होते थे। तो इफ अ लैंड ओनर सोल्ड हिज लैंड, द सर्व विल आल्सो ट्रांसफर टू द न्यू लैंड। और यही अगर कोई लैंड ए है, उसमें 100 सर्व्स काम करते हैं। तो अगर ये जो लैंड ओनर ए है, वो बी को अगर ये ज़मीन बेच देता है, तो ये जितने 100 मजदूर है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 100 सर्व्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस चलता था। द सार इशूड अ प्रोक्लेमेशन इन 1861 फ्रीइंग द सर्व फ्रॉम दिस bondage. However, the ownership of the land remains with landlord, so the freed peasants were now forced to pay high rents to farm the land. तो अब ये जो प्रोसेस था सार का, ये 1861 में क्या किया, सार ने उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको हटा दिया। तो अब क्या हो गया, जो सार थे वो फ्री तो कहीं ना कहीं तक हो गए थे बॉन्डेज के, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो जो फ्री पीसेंट्स थे उनको अब हाई रेंट्स देना पड़ता था, हाई पेमेंट करना, रेंट देना पड़ता था अगर वो किसी लैंड को लेके फार्मिंग करना चाहे। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई हुई है, जो एक रशियन का जो फैमिली है, जो पीसेंट फैमिली है, जो खेती बाड़ी करता है। The landowner did offer some lands to the peasant under Tsar initiative, but they charged exorbitant sum for this land, which was mostly less fertile or land. तो जो लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने कुछ लैंड्स तो दिए इन पीसेंट्स को, क्योंकि सार ने बोला था, सार इनिशिएटिव मतलब सार ने अपने
सार ने उनको ऑर्डर दिया था कि उनको कुछ लैंड जो है इन पीसेंट्स को देना है, इन किसानों को देना है। लेकिन ठीक है, पीसेंट्स और फार्मर में क्या अंतर होता है? ठीक है, हम पीसेंट्स और फार्मर का अंतर जान देते हैं। फार्मर्स जिसकी खुद की ज़मीन होती है और खुद की ज़मीन में वो काम करता है, उसे फार्मर कहा जाता है। और पीसेंट जो होता है, पीसेंट और टेनेंट्स हम बोलते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पे काम करता है, काम सेम होता है लेकिन उसकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। तो सार ने जो इनिशिएटिव लिया था उसमें उसने क्या बोला था कि आपको कुछ ज़मीन जो है इनको देना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो लैंड ओनर्स है उन्होंने जो लेस फर्टाइल या फिर जो खाली बंजर ज़मीन है उसको देना चालू कर दिया। गवर्नमेंट gave loan to the peasant to pay the landowner, recovering the amount from them in installment. The peasants were prohibited from leaving the village until they have repaid their loan. They were thus straddled with debt in 1917, even after repaying for several generations. तो अब जो है गवर्नमेंट ने कुछ और इनिशिएटिव लेके आया, उन्होंने लोन देना चालू कर दिया इस तरीके के पीसेंट से। अब लोन तो देना चालू कर दिया, लेकिन लोन तो मिल गया लेकिन ना ढंग की ज़मीन है ना कुछ है, तो कहाँ से वो खेती करेंगे, कहाँ से उस लोन को रीपे करने की कोशिश कर पाएंगे? तो ये जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है इस डेप्थ में फंस जाते थे। और अंटिल 1917 भी बहुत सारे जनरेशन तक लोन देने के बावजूद भी वो उस लोन को पूरा तरीके से पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये 8.3 में इनसाइडर रशियन फैक्ट्री, ठीक है, रशियन फैक्ट्री के बारे में बताया है। तो इस तरीके से इन 1861 लैंड रिफॉर्म्स बेनिफिटेड द लैंड ओनर्स most living now legally freed peasant in an even more pitiable economic conditions. अब 1861 में जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे उसके बावजूद भी जो लैंड ओनर्स थे उनको ये फ़ायदा हो रहा था, और जो फ्री किए गए जो पीसेंट्स थे वो अभी भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, बहुत ही ख़राब थी। पिटेबल मतलब ख़राब थी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर ही नहीं पा रही थी। इन द एब्सेंस ऑफ नॉट वॉइस देयर ग्रीवेंस और सीक रिड्रेसल, द सार सपोर्टेड बाय द नोबल लैंड ओनर्स वाज दस एबल टू रन एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट बेनिफिटेड ए सेलेक्टेड क्लास बट द पीसेंट्स वेयर इम्प्रोवाइज्ड। तो अब इन एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी उस समय था नहीं, डिक्टेटरशिप और मोनार्ची थी। तो इस डेमोक्रेसी, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी में और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बातों को ना बोल पाने का जो राइट उस समय नहीं था, तो ना होने के कारण उनकी जो दुख है, उनकी जो चिंताएं हैं, उनके जो परेशानियां हैं, उसको कोई भी सुन नहीं पा रहा था, उसका कोई भी रिडसल नहीं हो पा रहा था, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। तो सार सपोर्टेड बाय नोबल लैंड ओनर्स, सार ने जो सपोर्ट किया था जो नोबल लैंड ओनर्स थे, वो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिससे क्या हो गया था, कुछ सेलेक्टेड क्लास बेनिफिट हो रहे थे, लेकिन जो पीसेंट्स है उनकी स्थिति कभी सुधर नहीं पाई। तो मैनी पीसेंट माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लुक फॉर वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड many more enlisted in the SAR's army. So there were organic links between Russian peasants, workers and soldiers. तो बहुत सारे जो peasants हैं उन्होंने क्या किया, वो शहरों की तरफ चले गए ताकि उनको काम मिल सके फैक्ट्रीज में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जो है वो क्या करने लग गए, सार की जो आर्मी है वहाँ पे वो एनरोल हो गए, एनलिस्ट हो गए। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लिंक था रशियन पीसेंट्स, वर्कर्स और सोल्जर्स के बीच में। अब हमको देखना है इंडस्ट्रीज ऑफ वर्कर्स का। तो इन 1880s Russian government realized that the country needed to industrialize to supply the army, which needed more armaments and railways that only large factories could manufacture. तो अब 1818 को रशियन गवर्नमेंट को ये लगा कि कंट्री को जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो आर्म्स जो है वो सप्लाई कर सके, और मॉडर्न आर्मेंट्स और रेलवेज़ की फैक्ट्रीज उनको बनाने की ज़रूरत है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े उसके मैन्युफैक्चर हो सके और उनकी जो एक पकड़ है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। सो द सार्स रिजीम टुक द इनिशिएटिव टू इंडस्ट्रियलाइज। तो इसलिए सार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कदम लिया ताकि वो इंडस्ट्रियलाइज हो सके, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही होता है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री सेटअप करना। इन ब्रिटेन एंड फ्रांस इट वॉज वेल्दी पीपल with wealthy middle class merchant who invested in setting up small and medium industries. Russia on the other hand invited foreign investors to set up large factories, attracting them with initiatives and concession. तो रशिया में, अगर हम रशिया की बात करें, ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो वेल्दी मिडिल क्लास पीपल है वो इन्वेस्ट करते थे स्मॉल और मीडियम फैक्ट्रीज में। लेकिन रशिया में क्या था, रशिया में अभी तक क्या था, एक
मोनार्ची वाली गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे जो है ये जो छोटे छोटे जो क्लासेस हैं, ठीक है, जो मर्चेंट्स हैं, उनके पास ये हक नहीं था। तो इसलिए रशिया ने क्या किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया कि आप हमारे कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करें और उसका अच्छा खासा इंसेंटिव हम देंगे, कंसेशन सबको देंगे। तो रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो किसके हाथ में था, इलाइट पावर्स, जो वहाँ के रईस लोग थे उनके हाथ में, जो एक वो रोक रहे थे कि जो इंडिपेंडेंट मिडिल क्लास है, जो कैपिटलिस्ट है, जिनके पास पैसा तो है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्ट करने से रोका जा रहा था, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लिया है। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल्सो पिक्ड अप पेस, सिटीज soon teamed with large number of industrial workers who lived in माइनेबल कंडीशंस एंड सर्वाइव्ड ऑन लो वेजेस। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो शहरीकरण भी स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ बहुत ही तेज़ी से। तो सिटीज़ जो हो पहले मतलब सिटीज़ अब बनने लग गई और बहुत सारे जो लार्ज इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो वहाँ पे आ गए, वहाँ पे रहने लगे, लेकिन उनकी जो स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, वो उतने अच्छे कंडीशंस में नहीं रह रहे थे। तो सर्वाइव और कम पेमेंट भी उनको मिलता था। तो फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश इन रशिया वे ह्यूज, एम्प्लॉयड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। और फैक्ट्रीज जो रशिया में अब एस्टैब्लिश हो रही थी, वहाँ हज़ारों की संख्या में वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ये वर्कर्स जो है अब धीरे धीरे क्या करते, कलेक्टिवली एक साथ काम करते करते जो है ये लेबर यूनियंस बनाने लग गए, सीक्रेटली यूनियंस बनाने लग गए और एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ उन्होंने बना लिया और वो डिमांड्स करने लग गए। तो मोस्ट ऑफ द पीसेंट हाउस होल्ड सो दे वे ऑल्सो फैमिलियर विद द प्रॉब्लम इन रूरल रशिया। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के आए हुए जो किसान थे, उनको ये पता था कि वहाँ रूरल एरियाज जो है वहाँ पे दिक्कतें क्या चल रही थी। अब उसके बाद इवेंट्स ऑफ 1905, तो ये 1905 में क्या हुआ था। तो इन एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक राइट इन सजारिस्ट रशिया, पीपल कुड नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और एजिटेट टू रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम। दे बिगैन टू फॉर्म सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च सीक्रेट मूवमेंट्स इन मेनी प्लेसेस बिकॉज दे कुड नॉट ओपन चैलेंज द स्टेट। अब भाई जो गवर्नमेंट है, सार की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी वाला पार्ट नहीं था, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे लोगों के पास में, तो वो गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट को किसी भी काम के लिए रोक नहीं सकते थे, उनको उसके ऑर्डर्स फॉलो ही करने पड़ते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो सीक्रेट मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि वो ओपनली जो स्टेट है उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ओपनली अपनी बात नहीं रख सकते थे। दे इवन लॉन्च टेररिस्ट अटैक फ्रॉम time to time. The prominent secret organization of Russia at that time were socialist and communist parties, revolutionary peasant party and liberal party. तो वो समय समय पे टेररिस्ट अटैक भी कर देते थे। और उस समय की मुख्य पार्टीज कौन सी थी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी, रेवोल्यूशनरी पीसल्स पार्टी और लिबरल पार्टी। और 1905 में एक वॉर हुआ रशिया और जापान के बीच में, जिसमें रशिया हार गया एक छोटे से एशियन कंट्री से। तो ये जो डिफीट है, ये जो हार है, ये जो सार के मतलब सार को बहुत ज़्यादा उसने मतलब ये जो डिफीट है उसने बहुत ज़्यादा वीक कर दिया जो पावर था ना क्लॉट ऑफ सार, मतलब जो पावर था सार का उसको। इसी समय में वर्कर्स जो डिफरेंट सिटीज़ में है वो डेमोन्स्ट्रेशंस करने लग गए, आलोचना करने लग गए, विरोध करने लगे कि उनको वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए। तो मोर देन 1000 से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो मारे गए, जो पुलिस ने उन्होंने उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। एंड वन सच पीसफुल मार्च जो हो रहा था वर्कर्स में, वो सार के प्लेस में हुआ जहाँ पे पिट्सबर्ग कैपिटल टू वॉइस देयर कंप्लेंट। तो सार का जो पैलेस था वहाँ पे हुआ, पिट्सबर्ग में उनका पैलेस था, महल था, वहाँ पे वो गए। तो एंगर्ड बाय दिस मास किलिंग, अब इतना ज़्यादा जो लोगों को मारा गया था, इससे जो प्रोटेस्ट है वो पूरे रशिया में, पूरे लेंथ एंड ब्रेथ मतलब पूरा होल रशिया में फैल गया। ये देखते हुए, सीइंग द रेज ऑफ द पीपल, लोगों का गुस्सा देखते हुए, सार ने क्या अनाउंस किया कि कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वो एड ऑन करेंगे। तो इलेक्टेड असेंबली कॉल की गई, जिसे क्या कहा जा रहा था, डूमा। तो डूमा एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस रिफॉर्म्स जो है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए था। तो बट दिस प्रूव्ड ऑफ द कंट्रोल reform because of elections of Duma were conducted in complex indirect process to ensure majority of the elected बिलोंग टू वेल्दी क्लासेस। अब ये भी सिर्फ दिखावा ही था। तो ये जो डूमा के इलेक्शन होते थे कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट प्रोसेस से होते थे, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वेल्दी क्लासेस के होते थे। तो यहाँ पे भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनका कोई रोल नहीं होता था, कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला जो प्रावधान वो नहीं दिया गया था। तो सार ऑल्सो हैज़ अथॉरिटी, तो उनका अथॉरिटी था कि अगर कोई प्रपोजल जो है डूमा ने वो किया है तो उसको वो किसी समय भी खारिज कर दे। तो इवन एज इट अनाउंस द रिफॉर्म, तो अनाउंस किया गया इतना रिफॉर्म वगैरह होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है कैसे भी करके जो है
क्यों 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 रिफॉर्म ये किया गया कि ताकि जो पीपल्स का जो मूवमेंट है उसको हम ब्रुटली सप्रेस मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सके। तो इसमें 10,000 से लोग मारे गए और 75,000 से लोग जो है प्रेजेंट किए गए जेल्स में, और उनको या तो फिर बहुत ही ठंडी जगह जो रीजन के साइबेरिया का वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तो हमने देख ली। अब इसके आगे जो है हमको वॉर और रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के बारे में देखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गई। इतना समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कि मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।